हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हमने स्टार्ट किया है सोल्यूशन चैप्टर। आज है हमारा लेक्चर 2। सो फटाफट से देखते हैं कि आज हम लेक्चर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। जो हमारा लेक्चर 1 था वो बिल्कुल बेसिक था, यानी कि वो ऑलरेडी चीजें आप क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हैं। जैसे कि हमने सोल्यूशन के बारे में जाना था कि इस चैप्टर में हम किस टाइप के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं एक सोल्यूशन के अंदर, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। फिर हमने देखा था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एंड उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आफ्टर दैट हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी कि मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या है ना। और फिर हमने पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात की थी, मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी लेक्चर 1 में। अगर अभी आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले लेक्चर 1 को देखिएगा, उसके बाद लेक्चर 2। ओके, सो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड, है ना, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व होता है, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बेटा हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप कि आप सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही हो। ओके, सो स्टार्ट कर ले हम अपनी आज की क्लास। यस, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी। सबसे पहला ही टर्म क्या आ रहा है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, कि आपके पास जो सॉल्वेंट गिवन है, अब सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपके पास जो सॉल्वेंट गिवन है उस सॉल्वेंट के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर कितना सॉल्यूट आप ऐड कर पा रहे हैं, कितने उस सॉल्वेंट की टेंडेंसी है उस सॉल्यूट को ऐड करने की, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा हम कितना उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो भी हमको सॉल्वेंट गिवन है, मान लो कि 1 लीटर हमको सॉल्वेंट गिवन है, तो उस 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी कैन ऐड, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा सॉल्यूट ऐड करने के चक्कर में उसका टेम्परेचर बढ़ा देने, जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं वही टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखना है और उसी टेम्परेचर पे बताना है कि गिवन सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, बताइए। ठीक है, ओके। It depends upon the nature of the solute and solvent as well as the temperature and the pressure। तो अब यहाँ पे क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब उन फैक्टर्स के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है, कि जब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड डालते हैं तब कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, ठीक है, जब हम लिक्विड में गैस डिसॉल्व करते हैं तब कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो जनरली यही फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से क्या लेना देना है। तो इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, इससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, डिसोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला टर्म बेटा यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन क्या होता है, सिंपल है, आपके पास पानी है, आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने से क्या हो जाएगा बताओ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, सो द प्रोसेस वेयर अ सॉल्यूट ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंड मिक्स विद द सॉल्वेंट। ठीक है, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया और एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना लिया। ये सिंपल है, एक गिलास पानी लो, आपने उसके अंदर चीनी डाल दिया, उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है, और वाटर में जाके वो डिसॉल्व हो गए, उसकी हल्की सी कंसंट्रेशन बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ये आप डेली करते हो, पानी में चीनी डाल दो, पानी में नमक डाल दो, पानी में ग्लूकोज डाल दो, ये सब के सब क्या है, डिसोल्यूशन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जहां पे क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं,
ठीक है, मतलब आपने एक सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि आप और सॉल्यूट डालते जा रहे हो तो आपको क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड गैस, लिक्विड सोल्यूशन और अ गैस टू अ क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल समझो जरा। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें भर भर के आपने चीनी डाल दिया और अब एक टाइम पे ऐसा आता है कि चीनी उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो आपने उसको क्या कर दिया, हीट करके और उसके अंदर शुगर डाल दिया। जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि उसमें से शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम एक गिलास पानी के अंदर चीनी डालते हैं, कुछ टाइम के बाद उस वाटर की जो कैपेसिटी है टू डिसॉल्व दैट शुगर वो खत्म हो जाती है। फिर हम जो उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं, हमको दिखता है कि अरे ये सॉल्यूट तो उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, बट इन रियलिटी जो शुगर है, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि ये वाला शुगर तो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। समझो जरा इसको, देखो आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, अब उस गिलास के अंदर पानी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आपने इसके अंदर पहला शुगर डाला, वो डिसॉल्व हो गया क्योंकि इसके पास स्पेस था। दूसरा आपने डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया, ये भी डिसॉल्व हो गया, ये भी डिसॉल्व हो गया। ऐसे करते 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 आप इसके अंदर शुगर के क्रिस्टल्स डालते जा रहे हो, ये इसके अंदर डिसॉल्व होते जा रहे होते जा रहे। अब कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, अब इसकी कैपेसिटी जो है वो पूरी तरीके से फुल हो गई। अब दिख रहा है क्या कि इसके अंदर हम शुगर डालेंगे और ये डिसॉल्व कर लेगा, नहीं है, बट फिर भी आपने मान लो एक और क्रिस्टल डाला शुगर का। अब जैसे ही आपने एक क्रिस्टल डाला शुगर का, आपको दिखा कि वो डिसॉल्व भी नहीं हुआ, बट एक्चुअल में जो आपने लास्ट शुगर का क्रिस्टल डाला था ना, वो डिसॉल्व हो गया है। पहला वाला जो है, देखो ये बाहर से आया, इसने एक को डिस्प्लेस कर दिया पहले वाले को और उसकी जगह पे आके ये बैठ गया। अब जो बाहर हमको निकला हुआ दिखा है वो फर्स्ट शुगर का क्रिस्टल है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन ही कहते हैं। नाउ द थर्ड वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेशन आ जाना मतलब चीजें रुक जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। क्लियर? सो अ सोल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच एज सॉल्यूट एज इट्स केपेबल of dissolving in a saturated solution, no more solute can be dissolved at a given temperature. Again, एक गिलास पानी लो, उसके अंदर चीनी डालो, एक वक्त के बाद जो सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। आप कितना भी शुगर डालो, कुछ भी कर लो, एट अ गिवन टेम्परेचर और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है, कुछ भी हमें चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, सैचुरेशन से जस्ट पहले का, कि जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, मानो। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया, पहले अनसैचुरेटेड को हमने समझा कि हमारे पास एक गिलास पानी था, हम उसमें चीनी डाले जा रहे हैं, उसको डिसॉल्व किए जा रहे हैं, हो जा रहे हैं वो डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट एक टाइम पे सॉल्वेंट की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी, है ना, सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो गई उसको डिसॉल्व करने की, तो सैचुरेशन लेवल आ गया। अब उसके बाद हमें उसके अंदर और शुगर डालना है, ठीक है, उसके बाद हमें उसको और शुगर डालना है, तो क्या करेंगे, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाते ही उसमें और स्पेस आ जाएगा और वो और शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा। जैसे आप सबने देखा है ना कि जो चाशनी वगैरह होती है, गुलाब जामुन की चाशनी, रसगुल्ले की चाशनी, है ना, वो इतनी मीठी मीठी क्यों होती है, ठीक है, उसके अंदर इतना सारा चीनी हम कैसे भर लेते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करके उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, उसका क्या कर देते हैं, हम टेम्परेचर ऐड कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके पार्टिकल्स दूर दूर भागने लग जाएंगे, है ना, जब उनके पार्टिकल्स दूर दूर भागने लग जाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच में गैप आ जाएगा। जब पार्टिकल्स के बीच में गैप आ जाएगा तो हम उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो अभी इसका मन तो नहीं था कि डिसॉल्व करे, बट कंडीशन चेंज कर दी, इसका मन बदल गया। एक और एग्जांपल आप समझो, देखो कि आपने ना क्या हुआ कि आप स्कूल गए हो, ठीक है,
आपका कोई एक फ्रेंड बहुत अच्छी डिश लेकर आया जो आपको पसंद है, मान लो वो छोले भटूरे लेकर आए, ठीक है, और छोले भटूरे आपको बहुत पसंद है। आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी मम्मी ने आपको दिए लौकी जो कि आपको बिल्कुल पसंद है, ठीक। आपने देखा अरे भाई मेरे दोस्त छोले भटूरे लेकर आए, फटाफट से आपने क्या किया, उस छोले भटूरे को खा लिया क्योंकि आपको भूख भी लगी थी, आपका दोस्त लेकर भी आया था और आपका फेवरेट भी था। अब क्या हुआ, अब जब आप घर पे आ रहे हो आप ये देख रहे हो कि अरे भाई मेरी लौकी तो ऐसी बची हुई है, क्या करूं। अब मम्मी का डर तो सबको होता है, आपको भी है। आपने क्या किया, जल्दी जल्दी रोटी में लपेटा और बस में बैठ के आपने फटाफट से खा लिया जब आप छुट्टी में आ रहे थे। अब जब आप घर पे आए तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने कि भाई, क्या देखा कि मम्मी ने ना बहुत टेस्टी कुछ खाने के लिए बनाया, क्या बनाया, पाव भाजी बनाया। अब देखो आपने छोले भटूरे भी खा लिए मम्मी के डर से, ठीक है, ऑल्दो आपको पेट भर गया था, मम्मी के डर से आपने क्या किया, वो जो लौकी और रोटी थी आपने वो भी खा ली। अब घर पे आपको पाव भाजी मिल गया, अब आप क्या करोगे, अब आपके पेट में तो जगह ही नहीं है, ठीक है। अब आपका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, आपने दो दो बार खाना खा लिया, अब आपका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, लेकिन वो चीज जो है आपकी फेवरेट है, तो आप क्या करोगे, यस हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेते हैं कि भाई अब मुझे थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, अगर मेरी एनर्जी खत्म होगी, तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लो। जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, कैसे बढ़ेगा, वो कुछ एक्सरसाइज कर लोगे, आप इधर उधर घूम लोगे, टहल लोगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि अब आपके अंदर उस खाने को डिजोल्व करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने जो क्या बनाया था, छोले कुलचे जो भी बनाया था, है ना, वो आप खा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, देखो इसकी हिम्मत तो थी नहीं, बट इसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया तो ये क्या हो गया, इसके अंदर और शुगर हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो, है ना। देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें और हम ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर। एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन दैट कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना उसमें ऐड होना चाहिए था उससे भी कम ही है, तो और ज्यादा वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, अ सोल्यूशन दैट कंटेन मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, क्या हम डिसॉल्व कर रहे हैं। नाउ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड की सॉलिबिलिटी को अब हमें चेक करना है, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सो द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड, ठीक है, कि कितना सॉलिड की एबिलिटी है कि वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। बट यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, अगर उन फैक्टर्स पे हमने काम नहीं किया तो हम उसको सॉल्युबल नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। देखो डिपेंड्स ऑन, किस किस पे ये डिपेंड करता है, हमने स्टार्टिंग में सॉलिबिलिटी के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व होना है जिसको डिसॉल्व करना है, उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। सो नेचर ऑफ सॉल्यूट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड क्या है हमारा, टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज प्रेशर। तो इन चार फैक्टर्स पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है, किस तरीके से। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देखो जो सॉल्यूट है एंड जो सॉल्वेंट है उनका जो नेचर है ना वो एक जैसा होना चाहिए। केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर हम बोले तो हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आप समझ के चलना, ठीक है। क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अभी लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है, जो जैसा होता है, जो जैसा होता है वो अपने साथ उसी टाइप के स्पीशीज को डिसॉल्व करता है। जैसे कि इफ सॉल्यूट इज पोलर, है ना, अगर जो हमारे पास सॉल्यूट पोलर है तो इट ऑलवेज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूट अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। पोलर एंड नॉन पोलर कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, तभी आपने देखा होगा
कि जो ऑयल होता है, जो वाटर होता है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। व्हाई? बिकॉज वो उनके पोलैरिटी जो है, ठीक है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है ना। ऑयल जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, वाटर जो है वो पोलर है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इस वजह से इनके नेचर अलग होने की वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा, बेंजीन भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर इज पोलर बट बेंजीन इज नॉन पोलर, इसी वजह से पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इफ सॉल्यूट इज पोलर, ठीक है, इफ सॉल्यूट इज पोलर इन नेचर, if solute is polar then it dissolve in polar solvent, ठीक है, then it always dissolve in polar solvent। अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो हमेशा किस में डिसॉल्व करेगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर, because of intermolecular force of attraction, ठीक है। इफ सॉल्यूट इज पोलर तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया NaCl। अब जैसे ही NaCl को हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के जो एटम्स है वो क्या करेंगे, NaCl को पूरी तरीके से घेर लेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो इनको पता है कि NaCl है, जैसे ही ये ब्रेक होगा Na जो है वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव पे आएगा। तो वाटर के अंदर जो वाटर के एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो क्या करेंगे, अपने ऑपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हाइड्रोजन है वो किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और Na के साथ इसका बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करेगा। वहीं जो ऑक्सीजन है वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, सोडियम को चारों तरफ से घेर लेगा और उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही NaCl अलग होगा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए एंड पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्लियर है? तो ये इनको तोड़ने में हेल्प करेंगे। क्यों इनको तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वाटर भी पोलर है और NaCl यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो भी पोलर नेचर का है, तो वो उसको इजीली ब्रेक करके कैप्चर करके अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इनका नेचर पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सॉल्वेंट का क्या नेचर है और सॉल्यूट का क्या नेचर है। ठीक, अब देखो अगर जो हमारे पास सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट नॉन पोलर होता है तो इट ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूट। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है पोलर पोलर वाले का? बताओ, पोलर पोलर वाले का एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूट जो है वो सॉल्ट है एंड सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और इन दोनों का ही नेचर पोलर नेचर का है। इन दोनों का ही नेचर कैसा है? इन दोनों का ही नेचर पोलर नेचर का है। बट इफ सॉल्यूट इज नॉन पोलर इन नेचर इट ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। और उसका एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो बेंजीन है वो पानी के अंदर तो डिसॉल्व होता नहीं है, ठीक है, तो जो बेंजीन है वो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा? वो टॉलुइन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों नॉन पोलर है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों नॉन पोलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
लिख दूं मैं ऊपर इसकी डेफिनेशन ताकि आप बाद में ना भूल जाओ, ठीक है। ये तो मैंने पोलर वाला लिख दिया। इफ सॉल्यूट इज नॉन पोलर, देखो यहां पर लिख लो, इफ सॉल्यूट इज नॉन पोलर it always dissolve in non-polar solvent। ये किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। इफ सॉल्यूट इज नॉन पोलर देन इट ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज बेंजीन एंड टॉल्यूइन, या फिर I2NCCl4। एग्जाम्पल I2NCCl4, ठीक है, आयोडीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो एक नेचर अभी हमने देख लिया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। नाउ लेट्स चेक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ पे ना आपको चीज बहुत गौर से सुननी होगी, बहुत गौर से। देखो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कौन से दो टाइप के रिएक्शन होते हैं? पहला हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा हमारे पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दोनों पे ही ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। एक पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, एक पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देगा। तो दोनों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला, अगर जो हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, पहला हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो किस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से हम लिखेंगे? इसमें क्या होता है? सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे बहुत सारा हीट रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? बहुत सारा हीट रिलीज होगा। क्यों हीट रिलीज होगा? क्योंकि मैम ये तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होती है। अब सोचो, सोचो जरा, आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, ठीक है, आप अपने घर की सफाई कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप अपने घर में जितनी भी बेकार चीजें होंगी, ठीक है, जितनी भी आपकी मान लो 4th, 2nd, 5th, 6th की बुक होगी, क्या अब आपके काम की है? नहीं है। आप उन सबको बाहर निकाल के फेंकोगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि आपका जो दोस्त है वो और ज्यादा वैसे ही सिमिलर बुक लेकर आ जाए, आपको कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, है ना। आपको अपने दोस्त पे क्या हो जाएगा कि यार मैं जो चीज मैं खुद हटाना चाह रहा हूँ ये वही चीज लेकर आ रहा है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं तो इससे गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है, और मैं इसकी बात भी नहीं सुनूंगा। तो आपने क्या किया? आप उसके एंटी हो गए, ठीक है, आप क्या हो गए? आप उसके एंटी हो गए। तो यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन हो गया? सोचो जरा कि वो उसने सोचा कि भाई मैं इसको ये बुक देता हूँ वो खुश हो जाएगा, पर आप तो दुखी हो गए। आपने रिएक्शन को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, क्योंकि वो चीज आपको नहीं चाहिए थी जो वो चीज दे रहा है। अगर वो आपको वही चीज दे रहा है जो आपको नहीं चाहिए तो आप कैसा फील करोगे? बुरा फील करोगे। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को उसके लिए कम कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा। देखो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अपने घर से हीट निकाल रहा है। इसको हीट चाहिए ही नहीं। अगर इस टाइप के रिएक्शन को सोचो, अगर हम हीट दे दो तो ये कितना आग बूला हो जाएगा, कितना गुस्सा हो जाएगा कि भाई एक तो मैं हीट रिलीज कर रहा हूँ, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे पास हीट हो, ऊपर से मेरे को और हीट मिल रही है, अब मैं गुस्सा हो गया, अब मैं इसका उल्टा रिएक्शन करूंगा। मतलब मुझे सॉल्युबिलिटी बढ़ानी चाहिए थी, अब मैं सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अगेंस्ट काम किया जा रहा है, ये बहुत दुखी हो गया है, ठीक है। तो हमेशा रिएक्शन को पहले समझो कि आपके पास जो रिएक्शन दी गई है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख गया कि मैम ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन सच केस तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी increase the temperature in such case then solubility जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हमें पता चल गया ना क्यों डिक्रीज हो जाएगी, है ना। solubility जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। एंड इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर solubility increase, and if we decrease the temperature
तो हमारी जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमको हीट देने से हमारा ही नुकसान है ना, हमारा ही नुकसान है। ये रिएक्शन को ही क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, रिएक्शन को ही डिक्रीज कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बता दो, इस टाइप के एग्जाम्पल का जो इस टाइप के रिएक्शन का जो क्या करता हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोच लो, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। चलो, एक्सोथर्मिक वाला प्रोसेस ओवर। नाउ द सेकेंड वन, क्या हो अगर जो हमारे पास रिएक्शन ही एंडोथर्मिक हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, कहीं लिखा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन हो सकते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो मान लो कि अब हमारे पास जो रिएक्शन है उसका प्रोसेस कैसा है बेटा, वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अब सोच लो, एंडोथर्मिक की रिएक्शन क्या होती है, सॉल्यूट, ठीक है, प्लस इसको दे दो हीट। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए होगा, हीट चाहिए होगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी तो लिख ले, रुको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनको रिएक्शन कराने के लिए इनको हीट की जरूरत है, और जैसे ही हम इसको हीट देंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोल्यूशन। अब सोचो कि आपको किसी चीज की जरूरत है ना, आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको कोई वही चीज लाके दे दे, आप कितने खुश हो जाओगे और उस इंसान की सारी बातें मानोगे, है ना, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए थी एंड वो इंसान ने आपको वो चीज लाके दी, देन यू विल बिकम हैप्पी, आप उनकी सारी बातें मानोगे। तो कुछ ऐसा ही इस रिएक्शन के साथ भी है, इसको चाहिए हीट, और अगर जो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एकदम खुश। और अगर ये एकदम खुश हो जाता है, ठीक है, अगर ये एकदम खुश हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए काम करेगा, है ना, ये और उसकी प्रोडक्टिविटी को, सॉलिबिलिटी को बढ़ा देगा, ये क्योंकि खुश हो गया। ठीक है, सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर in such case then the solubility increase. If we increase the temperature, if we increase the temperature, if we increase the temperature in such case then solubility increase. तो इसकी जो solubility है वो भी increase हो जाएगी, and if we decrease the temperature then solubility also decrease, vice versa हो जाएगा। ठीक है, and vice versa, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे हम तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे KCl है, KNO3 है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, KCl है, KNO3 है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे, NaCl, NaNO3, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर इंक्रीज, तो सॉलिबिलिटी भी इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट में आपको हमेशा दो चीज पढ़नी है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। समझ में आ रहा है, यस। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पे। ठीक है, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, सोचो जरा, क्या इफेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, क्योंकि प्रेशर डू नॉट अफेक्ट द लिक्विड और अ सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने क्लोज होते हैं, ऑलरेडी पैक्ड होते हैं, तो उनको और ज्यादा पैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा तो कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो no effect of pressure on the solubility, ठीक है, no effect of pressure on the solubility of solid
in a liquid. Solubility of a solid in a liquid, because जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है डू नॉट अफेक्ट द सॉलिड और अ लिक्विड, बिकॉज प्रेशर डू नॉट अफेक्ट द सॉलिड और अ लिक्विड. ये सॉलिड और लिक्विड को अफेक्ट नहीं करता है. Do not affect the solid or a liquid because their particles are already close enough. Because their particles are already close enough. ठीक है, इनके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. तो ये हमने पूरी बातें जानी है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. तो एक टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है. हमने सॉलिबिलिटी पढ़ लिया, सॉलिबिलिटी में हमने ये चीज पढ़ ली है, सारे के सारे फैक्टर पढ़ लिए, उन सबको हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर अगर जो हम गैस को फिल करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो फटाफट से पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम चलेंगे ये सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पे. राइट डाउन, चलिए लिखिए इसको फटाफट से. ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, कि क्या टेंडेंसी है गैस की लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने की, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, सो द क्वांटिटी ऑफ अ गैस, द क्वांटिटी ऑफ अ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब, ये स्टैंडर्ड यूनिट आपको लिखना है. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व इन, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्वेंट और अ गिवन लिक्विड. सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, या फिर जो भी आपको वाटर एज अ लिक्विड दिया होगा उसमें हमको डिसॉल्व करना है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम जो पानी पीते हैं या फिर जिस पानी में एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, वो सब क्या है, उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है. तो वो किसका एग्जाम्पल है, इसी चीज का एग्जाम्पल है कि गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड. जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. ठीक है, उसको हाईली प्रेशराइज करके उसके अंदर भर दिया जाता है. दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ गैस, ये सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, तो इस तरीके से गैस को उसके अंदर भरा जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गैसेस होती हैं जो हाईली सॉल्युबल हो जाती हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो सॉल्युबलाइज ही नहीं होती. तो उसके लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा कुछ फैक्टर्स. ठीक है, जिस तरीके से भी हमने सॉलिड इन अ लिक्विड के लिए फैक्टर्स पढ़े थे, वैसे ही अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, गैस इन अ लिक्विड कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे ये डिपेंड करता है. तो सबसे पहले तो सेम है कि नेचर ऑफ गैस क्या होगा, ठीक है, और नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा. नेचर ऑफ गैस यानी कि सॉल्यूट, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट, फिर है टेम्परेचर, एंड देन प्रेशर. टेम्परेचर एंड देन प्रेशर. ठीक, तो अगेन यही चारों फैक्टर्स हमने पिछली बार भी डिस्कस किए थे भी थोड़ी देर पहले. यही चारों फैक्टर फिर से हमारे पास आ गए. अब इनको हम देखते हैं. तो नेचर ऑफ अ गैस एंड नेचर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ अ गैस, नेचर ऑफ अ लिक्विड, यहीं पे डिस्कस करते हैं. ठीक, किस तरीके से होगा, देखो कुछ लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड जनरली हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं.
ठीक है। तो कुछ जो गैस होते हैं वो पूरी तरीके से यानी कि हाईली सॉल्युबलाइज होते हैं पानी के अंदर, कुछ जो गैस होते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मान लो इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ सॉल्युबल होना पसंद ही नहीं करता। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सम गैसेस आर लीस्ट soluble इन वाटर। कुछ जो गैस होते हैं वो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे O2, N2, ठीक है, हीलियम, आर्गन, ये पानी के अंदर इतने ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते। सम गैसेस आर हाईली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो पानी के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो वो रिएक्टिव गैस के अंदर आते हैं, ठीक है। सम गैसेस आर रिएक्टिव, some gases are reactive, they are highly soluble in water, they are highly soluble in water, ये पानी के अंदर highly soluble होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस, ठीक है, ये पानी के अंदर जैसे ही डिसॉल्व होगा, जैसे ही पानी में जाएगा, ये क्या बना लेगा, हाईली सॉल्युबलाइज है, ये क्या बना लेगा, H2SO3 या फिर H2SO4, ठीक है। SO2 हो गया, ऐसे ही HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेटेड वाटर बना देगा, है ना, H2CO3। फिर HCl गैस के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी हाईली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, हाईली रिएक्टिव होता है। इसके साथ ही रिएक्शन करती क्या बन जाता है, HCl गैस में होता है, अब ये बन जाएगा HCl एक्वस, जो कि एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरीके से इफेक्ट है, यस, टेम्परेचर पे ये किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो आप सब ने ली चैटरलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है कि रिएक्शन रिएक्टेंट से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बट टू बैलेंस इट फॉरवर्ड से वापस से बैकवर्ड रिएक्शन में आ जाती है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ली चैटरलियर प्रिंसिपल के नाम से हम इसको जानते हैं। यस, क्या होता है, ली चैटरलियर प्रिंसिपल, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है ना। हमने लिया गैस, गैस को हमने डाला सॉल्वेंट में, तो इससे क्या बन जाएगा, गैस प्लस सॉल्वेंट विल गिव सॉल्यूशन, और यहां से हीट प्रोड्यूस होगा। और ये रिएक्शन कैसी है, कैसी है रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ तो जा रही है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो, हमने जनरली नॉर्मल रिएक्शन लिखा, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिर्फ हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा, और वहां पे हम देख रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है। सो इस केस में क्या होता है, जब भी गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा केस होता है वो जनरली एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, है ना, जब ज्यादा से ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर यानी कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, तो ये किस टाइप का प्रोसेस बन जाता है, ये हमारा एक्सोथर्मिक टाइप का प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। मैक्सिमम गैस dissolve in a liquid, maximum gas dissolve in a liquid or solvent, तो ये क्या कर देते हैं, this process is exothermic, this process is exothermic। अब आप सोच लो,
कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी कि टेम्परेचर घटाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, लिखो पहले। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर then solubility of gas in liquid decrease। क्या आप सबने अपने घर में पानी गर्म किया है? देखो किया होगा आप सबने। जब पानी गर्म किया है तो जब वाटर अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उसमें से ना बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं? वो बबल्स उस गैस के होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। वो बबल उस ऑक्सीजन के होते हैं जो उस वाटर के अंदर प्रेजेंट है। टेम्परेचर बढ़ा तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और अगर जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम हो गई, ठीक है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, तो वो वहां से एस्केप करने की कोशिश करेगा, वो वहां से भागने की कोशिश करेगा। इस वजह से हमें गर्म पानी के अंदर वो बबल्स नजर आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा मन बना लिया भाई कि हमें इसको छोड़ के जाना है, क्योंकि हम इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो पानी के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, समझ में आ गया? ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, बट किसी किसी केस में जैसे इनर्ट गैस वगैरह हो गए, यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, किस टाइप का हमको देखने के लिए मिलेगा? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी कुछ एक्सटेंट तक। ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए कि बढ़ती जाएगी, नहीं भाई, कुछ एक्सटेंट तक टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है, उसके बाद वो फिर से स्टॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो बट इन सेम केस, इसको भी हम लिख लेते ताकि बाद में हमको ना लगे कि मैम ने तो ये लिखवाया ही नहीं है ना। बट इन सम रेयर केस, बट इन सम रेयर केस, ठीक है, कुछ केस में क्या होता है, जैसे कि नोबल गैस बोल लो, ठीक है, या तो हम इसको नोबल गैस बोल सकते हैं या तो हम इसको इनर्ट गैस बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, है ना। बट इन सम रेयर केस लाइक नोबल गैस और इनर्ट गैस, their solubility increase on increasing the temperature, their solubility increase by increasing the temperature, by increasing the temperature, ठीक है, लेकिन up to a certain extent, कुछ extent तक, up to an certain extent, ठीक है, up to an certain extent। तो ये कहानी थी हमारे प्रेशर की, सॉरी टेम्परेचर की, कि यहाँ पे ज्यादातर आपको एक्सोथर्मिक देखने के लिए मिलेगा, मतलब उनको हीट देने की हमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के बारे में जान, देखो क्या होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? हेनरी। ठीक है, उनका क्या नाम था? हेनरी नाम था। उन्होंने क्या कहा कि प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी जो होगी गैस की वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉलिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लो, देखो हमारे पास ये एक बीकर है और एक ये बीकर है, ठीक, पूरा हम वो सिस्टम बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा, इस बीकर के अंदर पता है क्या चीज फिल है? इस बीकर के अंदर हमने पानी में गैस मिला दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे तो वाटर है, यहाँ पे तो वाटर है, मान लो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, इस पे हमने एक पिस्टन लगाया, ठीक है, हमने इस पे क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया। इस तरीके से, ठीक है, अभी हमने क्या किया? पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन पे कुछ टाइम के बाद हम कुछ वेट रख देंगे। जैसे ही हम इस पिस्टन पे वेट रखेंगे, पिस्टन क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पिस्टन क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा।
ठीक। ये देखो, ये हमने यहां से ओपन कर दिया, ये जो पिस्टन है ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये इतना नीचे आ गया, ठीक। अब जैसे ही ये नीचे आया, हमने इस पे क्या रख दिया था बेटा, हमने इस पे छोटे छोटे से वेट रख दिए थे, ठीक है। हमने क्या कर दिया था, इस पे छोटे छोटे से वेट रख दिए थे। अब क्या होगा, जैसे ही, अब देखो इतना ही अमाउंट था पानी का, अब इसके अंदर धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाते गए, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉलिबिलिटी जो है गैस की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अब इसके अंदर ज्यादा सॉलिबल होंगे। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिबल थे, पर बहुत कम पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के अंदर सॉलिबल थे। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, तो गैस पे हमने प्रेशर बढ़ाया, तो गैस क्या करेगा, पानी के अंदर सॉलिबलाइज होने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, पानी के अंदर सॉलिबलाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, जो भी क्वांटिटी ऑफ गैस है, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व होगी, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गैस की जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ती चली जाएगी। सो द क्वांटिटी ऑफ अ गैस in a liquid increase, ठीक है, the quantity of a gas in a liquid क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, while increasing pressure, while increasing pressure, ठीक। the quantity of a gas, the quantity of a gas in a liquid increase while increasing pressure। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है गैस की इन अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ अ लिक्विड, solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid increase, ठीक है, solubility of a gas in a liquid increase with increased pressure, with increased pressure। सॉलिबिलिटी जो है गैस की इन लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहां से हम लिख सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब ये m क्या है और p क्या है, m है मास ऑफ अ गैस एंड p है प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ अ गैस, m क्या है, मास ऑफ अ गैस, एंड p क्या है, प्रेशर अप्लाइड। m है हमारा मास ऑफ अ गैस एंड p क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, ठीक है, अगर जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो m इज इक्वल टू के पी, ठीक है। और यहाँ पे k पता ही क्या है, बताओ k क्या है यहाँ पे, k इज हेनरी कांस्टेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, k आगे, k क्या है हमारा, कांस्टेंट है, आगे जाके क्या बन जाता है, हेनरी कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये किसने दिया था, ये हेनरी ने दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। अब हेनरी लॉ के बारे में जानेंगे। देखो हेनरी भी थे, डाल्टन भी थे, डाल्टन ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी डाल्टन ने, लेकिन हमको पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर पहले हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आ गया है, पर उससे पहले हम डाल्टन का पार्शियल प्रेशर देख लेंगे, है ना। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या करें, डाल्टन पार्शियल प्रेशर के बारे में बात तो करनी पड़ेगी हमको, है ना। रुको,
चलो यहीं पे बात कर लेते हैं हम डाल्टन पार्शियल प्रेशर के बारे में। देखो डाल्टन ने क्या कहा है, ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे पास मान लो 3 चैम्बर है, गैस ए जिसमें गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। अब इन सबको जब हम एक कंटेनर में रखेंगे ना, तो ये सारे के सारे उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब हाफ ऑफ प्रेशर नहीं होता। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि बस सब अपनी तरफ से जितना उनसे हो पा रहे हैं वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत कम प्रेशर लगा रहा हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा हो, बट इन सबको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे घर में ना 50 रोटी बनी और खाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, ठीक है, 50 रोटी बनी और खाने वाले सिर्फ कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तब ऐसा तो नहीं है कि सारे इक्वली खाएंगे, हो सकता है कोई 20 रोटी खा जाए, हो सकता है कि कोई 2 ही रोटी खाएगा, है ना। लेकिन योगदान की अगर हम बात करें कि उस 50 रोटी को खत्म करने के लिए किस किस ने अपना योगदान दिया, तो क्या बोलेंगे, जिसने 2 रोटी खाई है उसने भी अपना योगदान दिया है, जिसने 20 रोटी खाई है उसने भी अपना योगदान दिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। यही हमें डाल्टन ने बताया था कि अगर हमारे पास चैम्बर ए है, बी है, सी है, इन सबको अगर हम एक चैम्बर में फिल कर देते हैं तो वो सारे के सारे अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे, एंड इसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और जब सब मिलके अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा डाल्टन पार्शियल प्रेशर, या फिर टोटल प्रेशर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, बता दो फटाफट से, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? देखो डाल्टन पार्शियल प्रेशर, मान लो कि ये हमारे पास एक चैम्बर है, ये हमारे पास एक चैम्बर है, और ये हमारे पास एक चैम्बर है, ठीक है, ये 3 है हमारे पास। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गैस ए है, इसमें गैस बी है, और इसमें गैस सी है, ठीक। ये ए गैस है, ये बी गैस है, और ये सी गैस है, ठीक है, ए गैस, बी गैस एंड सी गैस। अब क्या हो रहा है, इन सबको हमने एक बड़े से चैम्बर में रख दिया जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, सब है। तो इस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ये हमें बात डाल्टन ने बताई थी। हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी की एक डेफिनेशन है जो आपको लिखनी चाहिए, ठीक है, हेनरी लॉ की डेफिनेशन है जो आपको लिखनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, जो भी गैस है उसके मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। dissolve in a solvent, the number of moles of a gas dissolved in a solvent is directly proportional to partial pressure, is directly proportional to, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ये डाल्टन और हेनरी के दोनों लॉ का मिक्सचर है, ठीक है, डाल्टन और हेनरी। देखो डाल्टन ने पहले नॉर्मल प्रेशर के बारे में बताया, और नहीं, हेनरी ने पहले नॉर्मल प्रेशर के बारे में बताया, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया। तो यहां से बनता है हेनरी लॉ। यहां से क्या बनता है, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के डिसॉल्व हो रहे हैं गिवन सॉल्वेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां से क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जैसे ही x हटेगा सो P इज इक्वल टू KH इनटू x। और KH क्या है यहाँ पे, KH इज द हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट बोल रहे या फिर हेनरी कांस्टेंट बोल रहे। क्लियर है, समझ में आ गया? अब हेनरी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो टोटल 3 एप्लीकेशन के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखो जो हम कोका कोला या फिर कुछ भी, ठीक है, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, मान लो हमने कोक पी लिया, ठीक है, और भी हमने पेप्सी पी ली, माजा पी लिया, वो क्या करते हैं, वो उसको बहुत
सील पैक करके रखते हैं एंड उसको हमेशा ठंडा रखते हैं। क्यों ठंडा रखते हैं सोचो जरा, कि उस लिक्विड के अंदर क्या चीज भरी हुई है भाई, उस लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई है। और हमको पहले ही से पता था कि अगर जो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएगी, वो तो कम हो जाएगी, है ना। ये हमने पढ़ा था अभी, हेनरी ने बताया हमको, ठीक है, कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर हम जैसे अप्लाई करेंगे, देखो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, सॉलिबिलिटी बढ़ती है। बट टेम्परेचर अगर जो कम होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, अगर जो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, अगर जो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो डिक्रीज हो जाएगा। यही रीजन है कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और एक बार मान लो उसका हमने सील पैक खत्म कर दिया, ठीक है, हमने उसको पी लिया, अब वापस से हम उसको रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसकी सारी गैसेस जो है वो निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब उसको अंडर प्रेशर हमने नहीं रखा, अब उसका प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो गैस बाहर निकल जाएगा, और जब गैस ही नहीं रहेगा तो उनको मीठा पानी लगेगा। समझ में आया। तो ये फर्स्ट लॉ था हेनरी का कि सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। और यही चीज यहाँ पे हम जितने भी बीवरेजेस होते हैं जो वो ठंडा ठंडा पीना है उस पर हम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन। नाउ दिस सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, स्कूबा डाइवर्स वाले। देखो जितना ज्यादा हम ऐसे ओशियन में, पानी में बिल्कुल नीचे तक जाते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम नीचे जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे, हमारे ब्लड में ना गैस डिसॉल्व करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जितना हम नीचे चले जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर गैस को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन गैस आसानी से हमारे ब्लड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब एकदम चंगा है ना। लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं, सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जिस तरीके से नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हुई है, अब उसी तरीके से, क्योंकि सॉलिबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, तो नाइट्रोजन को हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से बाहर आना है, तो क्या होगा, वो किसी भी डायरेक्शन से, हर हाथ पैर से, देखो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर आने की कोशिश होंगी, और यहाँ पे हमको ब्लिस्टर्स वगैरह होना, दाने दाने जैसा बिल्कुल से फट जाएगा, है ना, स्किन से फट जाएगी, उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, देखो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप अप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्विंग गैस व्हाइल ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारी बॉडी पे प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने से हमने भी पढ़ा कि सॉलिबिलिटी जो गैस की होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो भी वहां पे आसपास गैस होंगे हमारे ब्लड के अंदर वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आता है द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, अब हमारा प्रेशर धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस रिलीज डिसॉल्व गैस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, सॉलिबिलिटी कम होगी तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और जब वो हमारे बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो वो बबल्स ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्म्स में बाहर आएंगे, ठीक है, ब्लड में से, एंड दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट मेडिकल कंडीशन। उस वक्त जो हमारी हालत होगी बहुत बेकार हो जाएगी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ। वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ से सोचो स्किन से ऐसे बाहर निकल के आएगी, ठीक है, तो हमें कैसा फील होगा, बताओ कैसा फील होगा, हमको बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, इसके लिए क्या होना चाहिए, टू अवॉइड बेंट as well as the toxic effect of the high concentration of nitrogen in the blood। अब इस चीज को रोकने के लिए कि जो नाइट्रोजन है या फिर जो अदर गैसेस है जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गया उसको हमको स्टॉप करना है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है बेटा, स्टॉप करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने ब्लड को ऐसा इनर्ट सा बना देंगे कि उसके साथ कोई आकर रिएक्ट ही ना कर पाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, टैंक यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, जो कि 11.7% होता है, ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में आता है बोर्ड में। हीलियम 56.2% एंड नाइट्रोजन 32.1% ऑक्सीजन। तो जब भी स्कूबा डाइवर्स डीप डाउन जाते हैं तो उनको अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाना चाहिए, ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन का तो रहेगा, ये सारे का सारा मिक्सचर, ताकि वो नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व ना हो जाए,
हमारा ब्लड जो है वो इनर्ट हो जाए, क्योंकि इनर्ट गैसेस है। देखो यहाँ पे हीलियम 11.7% ले लिया, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन, इनका सिलेंडर लेके जाना चाहिए हमको, ठीक। नाउ अब देखो हम बिल्कुल अब हाइट पे चले जाते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे, एट हाई एल्टीट्यूड। अगर हम हाई एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द हाई ग्राउंड लेवल। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी बॉडी पे प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी बॉडी का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी का प्रेशर कम हो गया, हमारे पास इतना ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। दिस लीड्स टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द people living at the high altitude or the climbers. Low blood oxygen cause climbers to become weak and the unable to think clearly. Symptoms of the conditions known as anoxia. देखो जो भी लोग बहुत टाइम से हाइट पे रहते हैं, मतलब बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, तो उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो हमारे कंपैरिजन में ऐसा कहा गया है कि कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, अब तो देखो अपने साथ हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना चाहिए ताकि हम प्रॉपर ब्रीथ कर सके, ठीक है। एंड अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन को, सिम्टम्स को क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। अब इसी पे ना एक क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे से रहेंगे कि गर्म पानी में ज्यादा अच्छे से रहेंगे, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे से रहना पसंद करते हैं कि गर्म पानी में ज्यादा अच्छे से रहेंगे वो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि जितनी चीजें अभी तक हमने आज पढ़ी है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और यहीं पे हमारा आज का सेकंड लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आई होप कि देखो फर्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, सेकंड लेक्चर जो है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, ये हमारी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है ना, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इस चैप्टर में। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ओके, तो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।